कि गुडविल चैप्टर से, स्पेशली हम अगर एक चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से अब तक कौन कौन से क्वेश्चंस हो चुके हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, थोड़ा सा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि मेंटली हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन मेरे पास आता है। ये जो सैंपल पेपर है आपके सामने, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिकॉर्ड है पूरा। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनाते समय सीबीएसई के क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन ऑलमोस्ट ये एक सैंपल पेपर है जो तुम्हारा राजीव बंसल एसबीपीडी कंपनी की तरफ से इशू किया गया है। तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, बनने लायक है भी कि नहीं है, कुछ अलग तो नहीं जो हमको समझ में नहीं आए। देखो, अगर क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कीजिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year वेयर ₹6,000, 13,000 एंड 8,000। पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है। What are the value of goodwill at 2 year purchase of the, कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है। हम सबको पता है कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालेंगे तो फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता था, और एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकलता था, तो टोटल प्रॉफिट को ऐड करेंगे और फिर इनको तीनों से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 6,000, 13,000 और 8,000 तीनों को ऐड कीजिएगा, कितना आ रहा है, कितना, 27 डिवाइडेड बाय 3, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 3 मतलब आया कितना, 9,000। तो ये निकल गया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अब मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, तो 2 लिखा हुआ ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, आंसर हमारा कितना निकल गया, 18,000। मतलब आंसर इसमें से कौन सा सही होगा, सी नंबर जो होगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, करा अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड बाय। कह रहा आपसे कि अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड देख रहे हैं ना, अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर देखा जाए तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो, तो हमको पता है कि गुडविल इज इक्वल टू क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही ना होता था। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही होता फॉर्मूला गुडविल निकालने का। इसका मतलब कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कह रहा है आपके पास 3-4 ऑप्शन है, बोल रहा है आपसे, बोलना क्या चाहता है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, मतलब ये 4 फैक्टर्स आपके पास है। कहता है इन चारों में से गुडविल को अफेक्ट कौन करेगा, बोलता है इसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़कर। देखो नेचर ऑफ बिजनेस पहला लिखा, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का नेचर मतलब किस प्रकार का आपका व्यापार है, तो ये तो डायरेक्टली गुडविल से रिलेट होता है ना। बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इफिशियंसी की वजह से ही तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है ना। अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो, बेकार हो, डिसीजन लेने में सक्षम ना हो, तो आपका बिजनेस का रेपुटेशन धीरे धीरे करके क्या करेगा, वो खराब कर देगा। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इफिशिएंट होता है तो आपकी गुडविल को बढ़ा देता है, मैनेजमेंट इफिशिएंट नहीं हुआ तो आपका गुडविल खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड नंबर देखो लिखा हुआ लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स। आप कहेंगे कि लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का लोकेशन कैसे गुडविल को बढ़ाएगा। ऑब्वियसली अगर आप मेट्रो सिटी में कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उसके ग्रो होने का चांस वहां पे क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर वहां ज्यादा है। और किसी जाके जंगल में दुकान खोल दोगे तो ऑब्वियसली वहां कस्टमर क्या होंगे, कम होंगे। तो किसी शहरों से व्यापार शुरू करोगे तो उसके ग्रो होने का चांस वहां क्या है, ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है। इसका मतलब आपका गुडविल ज्यादा होने का, इंक्रीज करने का चांस है।
इसका मतलब कि आंसर इसका नहीं क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज। गुडविल के लिए जरूरी है कि टेक्निकल नॉलेज हो, तो टेक्निकल नॉलेज के अभाव में भी गुडविल इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके टेक्निकल नॉलेज से कोई मतलब ही नहीं बनता गुडविल का। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि आपसे नहीं बोला कि कौन इफेक्ट करता है, आपसे बोला कि गुडविल को इफेक्ट कौन क्या करता है, एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर गुडविल को इफेक्ट नहीं होता, तो यही ऑब्वियसली इसको छोड़ के गुडविल इफेक्टेड होता है। इसके बाद कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। हम सबको पता है एवरेज प्रॉफिट को यदि हम नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस कर दें तो इज इक्वल टू आता क्या था, सुपर प्रॉफिट। मतलब यही फॉर्मूला चाहिए, मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। इसके बाद देखो लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेटेड एवरेज मेथड of calculating goodwill is used when। बड़ा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम यूज करते हैं गुडविल निकालने के लिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम गुडविल निकालने के लिए हम उसको यूज करते हैं कब, जब इनमें से मतलब 5 में से क्या दिया रहे। तो बोला प्रॉफिट आर अनइक्वल, मतलब प्रॉफिट कम ज्यादा हो। बोल रहा है प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड, लगातार प्रॉफिट इंक्रीज होते चला जा रहा है। फिर बोल रहा है प्रॉफिट हैज डिक्रीजिंग ट्रेंड, और आइदर बी और सी। बोला कौन सा वाला होगा। जब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम तब निकालते हैं लगातार आपका प्रॉफिट इंक्रीज करे चाहे लगातार आपका प्रॉफिट क्या करे, डिक्रीज करे। उस दोनों ही विशेष स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का गुडविल निकालते हैं। इसका मतलब कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद लिखा है गुडविल क्या है। तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि गुडविल इनमें से क्या है, इंटेंजिबल असेट्स है। जब बुक पढ़ेंगे तो इसका आंसर बुक में गलत दिया है, थोड़ा देख के रखिएगा। हाँ, ऐसे आंसर इंटेंजिबल असेट्स ही है, लेकिन बुक जब पढ़ेंगे तो मिसप्रिंट है, वहां पे बुक का आंसर जो है वहां पे गलत किया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है मेरे हिसाब से करंट असेट्स ही ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एसवीपीडी। हाँ, आगे when there is no goodwill account in the books and goodwill is raised then which account will be। सिर्फ बोल रहा है डेबिट किसको करोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा इसका आंसर। क्यों होगा जरा याद करिए, जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते थे बोलता था कि गुडविल अकाउंट रेज नहीं करना है, बिना गुडविल अकाउंट डेबिट और बिना गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किए हुए एडजस्ट कर देना एंट्री। तो उसमें इसके हम क्या पढ़ते थे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री पढ़ते थे हम लोग। इसका मतलब है कि अकाउंट इफेक्टेड कौन सा होता था, कैपिटल अकाउंट इफेक्टेड होता है। तो उस केस में आपको बोल रहा है कि किसका अकाउंट खुलेगा, तो उस स्थिति में हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम उसको एडजस्ट करते थे गुडविल के पैसे को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये अकाउंट। ठीक है ना, देखो कह दिया कि गुडविल अकाउंट नहीं खोलना है तो गुडविल अकाउंट तो हो नहीं सकता, और गुडविल और रिजर्व से तो कोई मतलब ही नहीं, ये आपका असेट्स होता है, ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है ना। और गुडविल को कैश से कोई मतलब है नहीं, तो ऑब्वियसली एडजस्ट कहां से होता था, पार्टनर कैपिटल। तुक्का भी मारोगे थोड़ा सा रिलेट करके देखो तब भी तुम कर लोगे। इसके बाद 8 नंबर कहता है आपसे क्वेश्चन, एन असेट विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इनटेंजिबल इन नेचर हैव बीन और हैविंग रियलाइजेबल वैल्यू इज। कहता है आपसे कि कोई एक असेट्स जो फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है कि एक्चुअल वो असेट्स ही नहीं है ना, वो नकली असेट्स है, फॉल्स असेट्स है, क्योंकि हम उसको असेट साइड में लिखते हैं लेकिन वो असेट्स होता नहीं है। तो बोल रहा है कोई भी असेट्स जो फिक्टिशियस नहीं है बट इनटेंजिबल इन नेचर, लेकिन वो नेचर में क्या है, इंटेंजिबल है, उसके रियलाइजेबल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी रियलाइजेबल वैल्यू को क्या बोलते हो। मतलब क्वेश्चन जब देखोगे ना
तो लगेगा पता नहीं क्या पूछा रे भाई, इसका आंसर मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोला बिजनेस में वो प्रॉपर्टी जो फिक्टिशियस नहीं है लेकिन इनटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल जहां बोल दिया मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब की बात बोल रहा है। अब इनमें से ऑप्शन देखो तो कौन सा है आपके पास? अगर पेटेंट होता तो भी होता, गुड कॉपीराइट होता तो भी होता, ट्रेडमार्क होता तो भी होता। सर दोनों दे देगा तो दोनों देगा ही नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये है। अब चार चार होता है इनटेंजिबल, अगर उसमें दो दे दे तो फिर उसको ए एंड बी देना पड़ेगा। इसलिए यहां पे आंसर चार में से सिर्फ एक दिया हुआ है बी, तो आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? गुडविल कर लोगे। इसके बाद देखो, अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या निकालते थे फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो हमारा इसमें फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर कहता था एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। आप ही याद कीजिए, मतलब बोलना क्या चाह रहा है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोलते थे उसको? तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कि नहीं, कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि आंसर कौन सा हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। कैपिटलाइजेशन मेथड अगर हम यूज करेंगे तो उस विशेष स्थिति में हमारा गुडविल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? क्वेश्चन 11 कौन सा था? सुपर प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को क्या करना था? डिवाइड करना था, उल्टा करते थे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा। इसके बाद कहता आपसे फिर से वही चीज, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। बिजनेस के रेपुटेशन का जो मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब समझते हो? पैसे की कीमत में, है ना? बोल रहा आपसे बिजनेस का रेपुटेशन जो मॉनेटरी वैल्यू में माना जाता है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली गुडविल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल हम अपना बेच सकते हैं, हम अपने गुडविल को क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। इसका मतलब उसका मॉनेटरी वैल्यू है। तो बोल रहा है एक ऐसा बिजनेस का रेपुटेशन, बिजनेस का रेपुटेशन मतलब ही गुडविल है। अब बाकी मॉनेटरी वैल्यू रहे तब भी ठीक, ना रहे कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बिजनेस का रेपुटेशन, बिजनेस का इज्जत मतलब गुडविल बोलते ही किसको? गुडविल का मतलब ही आपको पढ़ाए थे शुरू में, गुड विल, ये होता है गुडविल। गुड का मतलब होता है अच्छा, और विल का मतलब होता है रेपुटेशन। तो अच्छे रेपुटेशन को ही तो हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो वही चीज तो तुमको बोल रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर कौन सा होना है? यही होना, और कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद इसको देखिए, कह रहा अ फर्म हैज एवरेज प्रॉफिट 60,000 दिया हुआ, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.5%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12.5 रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। टोटल कैपिटल इन द फर्म 4 लाख, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, और मेथड यूज कौन सा करना है? सुपर प्रॉफिट। आपको याद होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल निकालते थे तो फॉर्मूला होता था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ है? 2, निकालना क्या पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, होता था ना? अब क्वेश्चन में देखें तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? इसका मतलब कि ये एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है 60,000 का, निकालना क्या पड़ेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? देखो तो, नहीं लिखा हो ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया मालिक 4 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना हो गया? 12.5%। कितना आएगा?
निकल गया। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट, अब निकाल के माइनस कर सकते हो। अब कितना आ गया 10,000, और इसी 10,000 को अगर हम यहां पुट कर दे अब, तो 10,000 इंटू 2, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा 20,000। मतलब इतना करने के बाद मेरा आंसर कौन सा निकला, ए नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। इसको कर लोगे। सेम वही क्वेश्चन है ना। लास्ट 3 ईयर 42, 39 और 45, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको ऐड करके डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 42, 39 और 45, 42,000, 39,000 और 45,000 तीनों को जोड़िएगा और 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या निकल कर आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा। कितना आ रहा है, 1,26,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,00,000 हो गया। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, 2 ईयर परचेस। ठीक, अब गुडविल इज इक्वल टू निकालने बोलेगा, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके पास दिया हुआ ऑलरेडी 2, इसको इससे डिवाइड कर दो। 42, तो 42 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, 84,000, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी। वही है घूम फिर के टॉपिक सब सेम। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया कि कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन है। बोला फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 80,000, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, और द रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000 यहां दिया हुआ है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, याद होगा आपको। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लोग एक रेसिप्रोकल करने वाला 100 बाई रेट वाला फॉर्मूला लिखाए थे, आपको याद होगा। हाँ, तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न लिखते थे। ठीक ठीक है, लिखेंगे मालिक। तो पहले एवरेज प्रॉफिट देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1,20,000 इंटू 100 बाई रेट कितना है 15, कितना आएगा 8 लाख आएगा। हाँ, 8 लाख हो गया। अब ये निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और जो अमाउंट निकल कर आता था आपको याद होगा कि हम उसको क्या करते थे, माइनस करते थे। किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितना 80,000, तो हम इसी को माइनस करते थे किससे, कैपिटल से। तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते थे ऐसे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 7,20,000, मतलब आंसर इसका कौन सा हो गया, सी नंबर उसका आंसर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और होगा, देखो एकदम सेम जो भी क्वेश्चन पढ़े थे ना, सेम यहां पे आपको सेम टू सेम एक क्वेश्चन और मिलेगा। यहां कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ बिजनेस 1,50,000, प्रॉफिट 50,000 दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, एकदम सेम क्वेश्चन है, कहीं से रत्ती भर भी थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है। हाँ, तो इसको भी क्या करोगे 50,000 इंटू 100/20 है ना, 50,000 इंटू 100/20 कितना है मालिक, कितना है जी,
आ गया। अब इसमें से हम माइनस किसको कर देते, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, 1,50,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें से अगर हम 1,50,000 माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू बचेगा कितना, 1,00,000। यही मेरा आंसर हो गया। तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो हाँ, इन सब चैप्टर में आपको करोड़पति वाला गेम खिलाया जाए तो आप 1,00,000 करोड़ के 100 करोड़ जी जाइएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में है क्या। अगर आप पूरा चैप्टर को सिर्फ थोड़ा सा सिर्फ ढंग से पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसके बाद आप इतना क्वेश्चन देख करके खुद ही आपको अपने आप पे भरोसा हो गया होगा। अगर आप चैप्टर ढंग से पढ़े होंगे तो हम 100% आपको बोलते हैं कि आपको खुद अपने आप पर भरोसा हो गया हो कि हमको सब समझ में आएगा। देखो ट्रू फॉल्स है, गुडविल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक से बोला कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़ना। हाँ, बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड का दो तरीका था, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। होता था कि नहीं होता था। यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकाला जा सकता है, लेकिन यहां क्या बोला, नहीं निकाला जा सकता है। सही है बोला। तो इसका मतलब कि ये फॉल्स हो गया। गुडविल इनटेंजिबल असेट्स है, हाँ बिल्कुल है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। याद आया आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रिवीजन क्लास में फायदा हुआ, नहीं तभी हवा उड़ जाता। कहाँ लिखा है 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको याद दिला दे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपसे कहता था, क्या बोलेगा कि गुडविल दो तरह का होता है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि वो गुडविल जो हमने अर्न किया अच्छी सर्विस देकर। क्या इस गुडविल को अर्न करने के लिए हमने किसी को कीमत चुकाया, पैसा दिया, तो इसका कंसिडरेशन कैश में नहीं होता, तो हम इसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने किसी को पेमेंट नहीं किया, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग पढ़े थे कि जिस गुडविल को हमने पेमेंट देकर परचेज किया, इसमें क्या कंसिडरेशन आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो किसी भी इनटेंजिबल असेट्स का कंसिडरेशन अगर कैश में है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज कोई भी इंटेंजिबल असेट्स जिसका कंसिडरेशन हमने कैश में नहीं पे किया उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा कौन बोला था आपको, AS 26 बोला था। तो वही चीज आपसे कहता है कि AS 26 कहता है आपसे कि परचेज गुडविल को ही सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, सही की गलत, ठीक है, तो ट्रू होगा। गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, हाँ ठीक है बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सही की गलत, सही होगा सर, है ना। नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा, एक्चुअल में ये एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है, यहां गलती से डाल दिया है। न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो ओल्ड पार्टनर उसको क्या करता है, बांटता है। एडमिशन चैप्टर से क्वेश्चन है ये। और उसको कौन से रेशियो में बांटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेगा। तो वही चीज तो स्टेटमेंट लिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये हो सकता है। हाँ जो भी है, आंसर आप समझदार हैं, है ना, ठीक। अगर सिर्फ आंसर ही देखना होता तो हम आपको सेंड कर चुके होते कब का। देखो आगे 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 आगे, बुरा स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल का कोई 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, हो जाएगा ना। तो बोल रहा पहला कि गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है, ठीक है, यही इसका। बोल रहा गुडविल का वैल्यूएशन निकाला जा सकता है, वो फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। अलग अलग कौन कौन सा फैक्टर्स है,
गुडविल फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन मतलब गुडविल का वैल्यू कभी इंक्रीज होता है तो कभी डिक्रीज भी होते रहता है ना। इसको क्या किया जा सकता है, किसी अदर असेट्स को, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन को जैसे आप बेच सकते हो वैसे ही आप गुडविल को भी क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, पॉसिबिलिटी है। गुडविल कांट रिमेन द सेम थ्रू आउट द पीरियड ऑफ बिजनेस, पूरी जिंदगी बिजनेस के साथ गुडविल जो है वो एक जैसा नहीं रहता, वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। देखो फ्लक्चुएशन अलग होता है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब अलग है, अब आप आगे समझिएगा जब हम गुडविल का नेचर आपको समझाएंगे तब। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। बोला आपसे एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम कब और किन स्थिति में गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, कब गुडविल का वैल्यूएशन निकालोगे। तो सिंपल सी बात है, गुडविल का वैल्यूएशन कब निकालते हो, जब बोला व्हेन बिजनेस को हम बेच दें, बेचेंगे तो मेरा गुडविल कोई ना कोई खरीदेगा तो परचेज गुडविल होगा, अब परचेज गुडविल का तो वैल्यूएशन निकलता है। इसके बाद किसी पार्टनर को एडमिट करोगे, ए और बी पार्टनर थे, अगर सी को एडमिट करेगा इन लोग तो ये अपने गुडविल का हिस्सा मांगेगा नहीं, हिस्से मांगेगा, क्योंकि इन लोग दोनों ने मेहनत करके गुडविल अर्न किया तो अपना हिस्सा ये फ्री में किसी को क्यों देगा। तो ऐसे में पहले ये अपने गुडविल का वैल्यू निकालेगा और जितना गुडविल आएगा उसके हिसाब से इससे क्या मांगा जाएगा, पेमेंट मांगा जाएगा, तो एडमिशन मांगा जाएगा। कोई पार्टनर रिटायर या फर्म से डेथ कर जाए तो उसके नॉमिनी को गुडविल का भी पैसा पे करना पड़ेगा, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन में जो उसका शेयरिंग होगा उसके साथ साथ गुडविल भी तो उसने अर्न किया होगा ना, तो उसकी नॉमिनी को उसका गुडविल भी पेमेंट किया जाएगा। तो डेथ के टाइम में भी, रिटायरमेंट के टाइम में भी निकालेंगे, रिटायरमेंट भी यहां हो सकता है। इसके बाद बोला अगर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ना हो तो बोलता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस स्थिति में निकालोगे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी ही थे और कोई नहीं था, पहले इसका रेशियो था 3:2, अब हो जाएगा मान लो 1:1, तो जब रेशियो चेंज होगा तो उस स्थिति में भी क्या करोगे कि गुडविल का वैल्यूएशन निकालोगे। हाँ सब पर, तो ये स्थिति है जब हम गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। बोला गिव द नेम ऑफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो यहाँ तो आपके पास इतना ही दिया, हम तो ढेर सारा पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा होता है, एवरेज प्रॉफिट, तो इसका 2 होता है, एग्जाम में लिखोगे तो पूरा लिखिएगा। हाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलेगा तो पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका 2 सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऐसे लिखोगे ये भी करके। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका कोई टाइप नहीं है, और कैपिटलाइजेशन मेथड जब निकालोगे तो उसका 2 मेथड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे निकालोगे। तो ये आपका तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। करा 4 नंबर, एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को अफेक्ट कौन करता है, अफेक्ट का मतलब कि गुडविल इंक्रीज करने में मदद करता है, गुडविल डिक्रीज करने में मेरा सपोर्ट कर लेता है, मतलब अफेक्ट का मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है। तो बोल रहा है आपसे कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करता है। देखो इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, अभी स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, शुरुआत में वही चीज है, क्वेश्चन दोबारा डाल रहा है, यानी देखिए आंसर वही हो रहा है, क्वेश्चन बदल बदल के आपको दे रहा है ना, बैट्समैन वही है, बॉलर खाली बदल रहा है बार बार, ठीक। तो यहाँ पे चेंज करते हैं, देख लो। हाँ नेचर ऑफ गुड्स और लोकेशन एकदम सेम, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। गिव द नेचर, है ना, ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कस्टमर, पढ़े थे हम लोग ये चीज, है ना। देखो गुडविल, कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल, रैबिट गुडविल, अलग अलग नेचर होता है गुडविल का, अलग अलग नेचर होता है, ये हम आपको पढ़ाए थे पहले, याद कीजिए जब गुडविल पढ़ाए थे तो। देखो कैट गुडविल, कैट गुडविल, गुडविल को कैट गुडविल नेचर क्यों बोला गया, बिल्ली का खासियत क्या है, अगर किसी घर में आप रह रहे हो और आपने कोई बिल्ली पाली है, आप अगर किसी वजह से आपको घर शिफ्ट करना पड़ा तो क्या बिल्ली आपके साथ चले जाएगी, बिल्ली का हमेशा, बिल्ली का ये नेचर होता है कि वो अपने ओनर को प्यार नहीं करती,
उस जगह को प्यार करती जहां वो हमेशा से रही है, जहां से वो पैदा हुई। कोई भी बिल्ली छोटे से बच्चे से जहां पैदा हो गया उसको उस लोकेशन से बहुत प्यार होता है, उस एरिया से बहुत प्यार होता है। अगर बिल्ली को कोई और खाना दे नहीं खाएगा। बिल्ली को मालिक से मतलब नहीं है, बिल्ली को प्यार किस जगह किससे होता है, उस पर्टिकुलर एरिया से होता है जहां वो है, जहां वो पैदा हुई है। मतलब बोलना चाह रहा है कि जो गुडविल है ना उसका नेचर किसकी तरह होता है, कैट गुडविल की तरह होता है। मतलब कि गुडविल इफेक्ट होता है किससे, उस जगह से। मतलब अगर आप छोड़ के चले जाओ लेकिन उस जगह पर गुडविल क्या होगा, कुछ ना कुछ गुडविल आपका रह जाएगा। सपोज करो कि आपने बाजार में लेकर एक मोबाइल शॉप खोला, मोबाइल का दुकान खोला, और वो मोबाइल फोन का दुकान पिछले 5 सालों में बहुत फेमस हो गया और बहुत अच्छे से चलने लगा। सपोज कीजिए कि उसके मकान मालिक ने कहा कि अब तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट पूरा हो गया है, एक काम करो तुम खाली कर दो। तो ऑब्वियसली वो किराएदार है तो खाली करेगा। जैसे ही किराएदार ने वो दुकान खाली किया, मकान मालिक खुद ही मोबाइल फोन का दुकान खोल के बैठ गया। अब कस्टमर को क्या लगेगा, कस्टमर को कोई मतलब है कि उस दुकान का मालिक कौन था, उसको मतलब किससे है, उस जगह में एक फ्लो बन गया कस्टमर का कि मोबाइल फोन का मतलब मोबाइल फोन का दुकान, मतलब उस दुकान में अब उसका मालिक कौन है नहीं है कोई फर्क तो नहीं पड़ता। हां, कुछ हद तक इफेक्ट जरूर पड़ेगा। जो लोग पर्सनली उस सेलर को जानते हैं वो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ गुडविल क्या करेगा, वो उस जगह पे छोड़ के चला जाएगा। इसका मतलब आपको कैट गुडविल का नेचर बोल के यही बताना चाहता है कि देखो गुडविल का नेचर कैट गुडविल की तरह होता है। क्यों? क्योंकि बिल्ली फेमस किसके लिए है, अपनी जगह के लिए है, ना कि बिजनेस में लोग आएंगे जाएंगे, पार्टनर का एडमिशन होगा, डेथ होगा, रिटायर करें, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म अगर है तो पार्टनर आते जाते रहेंगे। लेकिन गुडविल कभी भी क्या होता है, अपने प्लेस के साथ जुड़ा होता है, वो नहीं जाता है ना। किसी कंपनी में देखना हजारों पार्टनर आते हैं जाते हैं आते जाते हैं, लेकिन गुडविल उस कंपनी के साथ क्या होता है, हमेशा जमा रहता है। इसलिए बोल रहा है कि गुडविल का नेचर कैसा होता है, कैट की तरह होता है। इसके बाद बोल रहा है डॉग गुडविल। आप सबको पता है कि डॉग वफादार होता है, किसके लिए, ओनर के लिए होता है। किसी बिजनेस में अगर उसके ओनर का डेथ हो जाए, टाटा एंड सन्स किसकी इंडस्ट्रीज है, श्रीमान रतन टाटा जी की। एक समय के बाद जब रतन टाटा नहीं रहेंगे तो क्या उनकी कंपनी का गुडविल इफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। हम ये नहीं कहते कि रतन टाटा कल को अगर इन फ्यूचर नहीं रहेंगे कभी भविष्य में, तो ऐसा नहीं कि उनका गुडविल एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो विश्वास आज रतन टाटा के प्रति है, कहीं ना कहीं वो विश्वास थोड़ा सा तो कम होगा। लोग इनसिक्योर फील करेंगे, लोगों को ये लगेगा कि पता नहीं जब तक कि महान व्यक्ति थे तब तक तो कंपनी बहुत अच्छे से चली, पता नहीं कंपनी को कौन संभालेगा, कैसे चलाएगा, अब तो ऊपर डिपेंड होगा आदमी पे, जो आएगा उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो विश्वास, वो बिलीव जो रतन टाटा के साथ था, कहीं ना कहीं दूसरा लोग कैसे उसको चलाए थोड़ी पता है, हो सकता है उनसे बेहतर चला ले, हो सकता है खराब कर ले, लेकिन फिलहाल तो इनसिक्योर फील करेगा। इसका मतलब है कि गुडविल हमेशा उसके मालिक के साथ भी कहीं ना कहीं अटैच्ड होता है। समझ रहे हो बात? रिलायंस के ओनर अभी मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी कल को अगर नहीं रहे तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगा? धीरू भाई अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, धीरू भाई अंबानी नहीं रहे तो उनकी कंपनी रिलायंस किसके हाथों में, मुकेश अंबानी के हाथ में। अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के हाथ में कंपनी है। मुकेश अंबानी को जो विरासत में जो प्रॉपर्टी मिला, आज वो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, और अनिल अंबानी को जो प्रॉपर्टी उनके हाथ में उन्हीं के पिताजी से मिला वो बर्बाद कर लिए। लेकिन जिस समय यह बंटवारा हुआ होगा, आप बताओ उस टाइम में लोगों के बीच में गुडविल कैसा होगा, कहीं ना कहीं गुडविल को लेकर जैसे ही धीरू भाई अंबानी का डेथ हुआ होगा तो जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया होगा कहीं ना कहीं उनका गुडविल लॉस हुआ होगा। उनको लगा होगा कि पता नहीं अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इस कंपनी को चला भी पाएगा कि नहीं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि मुकेश अंबानी की कंपनी आगे चल पड़ी, अनिल अंबानी का कंपनी बर्बाद हो गया। तो कहीं ना कहीं गुडविल इंक्रीज हुआ एक कंपनी का, कुछ कंपनी का गुडविल क्या हुआ, डिक्रीज भी किया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं
ओनर पे अटैच्ड होता है गुडविल, तो इसलिए आपको बोल रहा है कि गुडविल का नेचर कैसा होता है, डॉग नेचर होता है। इसके बाद बोल रहा है रैट, आप कहो क्या कुत्ता बिल्ली पढ़ा रहे हैं, लेकिन नेचर है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया पड़ा क्वेश्चन है, जैक 2016 नहीं सॉरी ये पहले का क्वेश्चन होगा। देखो रैट गुडविल, रैट फेमस क्यों होता है? कभी भी छोटा सा चूहा, उसको देखो एकदम शांत बैठा एकदम प्रेम से, कभी भी नजर आए, कभी भी एकदम कि शांति से चुपचाप बैठा हुआ देख रहा है इधर उधर, कभी देखोगे? घर में कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, कभी शांति से बैठे नहीं। बोला गुडविल का भी लक्षण जो होता है ना वो ऐसा ही होता है। गुडविल अभी हम लोग पढ़े थे, फ्लक्चुएशन होता है गुडविल में, तो वही फ्लक्चुएशन को कौन दिखा रहा है? रेड गुडविल का नेचर, कि गुडविल हमेशा कभी भी कांस्टेंट, जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना, लेकिन बढ़ेगा घट जाएगा, फिर बढ़ जाएगा फिर घट जाएगा, ऐसा होता है, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है कभी भी। तो बोल रहा है कि गुडविल जो होता है वो रेड गुडविल का नेचर किसको दिखाता है? गुडविल के फ्लक्चुएशन को दिखाता है, उसको रेड गुडविल बोलते हैं। इसके बाद बोल रहा है रैबिट, रैबिट, रैबिट का लक्षण देखिए, कभी उसको घर में खुला छोड़ दो, पूरा घर घूमते रहेगा, इधर उधर उधर घूमता रहेगा, लेकिन जरा सा जाके दरवाजा कैसे नॉक करो, एकदम फटाक से पूरे घर में कहीं भी रहे एकदम भागते दौड़ते घर में घुस जाएगा अपना। मतलब ये लक्षण किसका है? रैबिट का है। क्यों? क्योंकि उसको ना हर चीज से अनसिक्योर फील होता है, उसको हर चीज से डर लगता है, सिर्फ उसको लगता है कि जहां मेरा घर है हम वहीं सेफ है, बाकी और कहीं नहीं है। मतलब रैबिट गुडविल, गुडविल के नेचर को कैसे दिखा रहा है? तो गुडविल कहता है जी कि हमेशा उसके बिजनेस के साथ अटैच्ड होता है, बिजनेस को कोई खरीदे कोई बेचे, लेकिन गुडविल उसके नाम के साथ हमेशा क्या होता है? अटैच्ड होता है। तो ये कौन दिखा रहा है? रैबिट गुडविल। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि गुडविल का नेचर क्या है, इतना सारा गुडविल का नेचर हो सकता है ना। आगे ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, है ना। एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ गुडविल, तुम 3 पढ़े हो, कोई 2 बोलता है, लिख दो एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, उसको एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा ज्यादा मार्क्स का तो एक्सप्लेनेशन जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि अब हम एमसीक्यू तो नहीं ना पढ़ रहे हैं, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो तुम लिख दोगे, बोला गिव एनी 2 मेथड, तो लिख दोगे एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, तो 1 नंबर मिलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट लिखो तो उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, सुपर प्रॉफिट लिखोगे तो उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना। देखो जैसा, है ना, जैसा मार्क्स वैसा मार्क्स का वेटेज, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका आंसर भी उसे इंक्रीज होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसको बना दिए लॉन्ग, लॉन्ग को बना दिए एमसीक्यू। देखिए ना आगे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस हो चुका है, एक ही चीज क्या पढ़ते रहे? कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल को बताइए कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल क्या होता है। तो एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। हो गया, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ द फर्म 4,03,98, 4,50 और 4,45,000 और 5 लाख, पिछले 4-5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज और 5 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज मतलब क्या दिया हुआ है? ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, और कितने सालों के आधार पर निकालना है? तो 5 साल। तो स्टेटमेंट देख के गड़बड़ाइएगा मत। तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 सालों की प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और डिवाइड कितने से कीजिएगा? 5 से, तो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो देखिए सबको जोड़ दिए, 5 से डिवाइड कर दिए, तो क्या निकल गया आपका? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या निकल गया मेरा? गुडविल निकल गया।
10 नंबर क्वेश्चन मेरा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो मेथड कौन सा लगाना है आपको, कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है, और कैपिटलाइजेशन में कौन सा वाला लगाना है, सुपर प्रॉफिट लगाना है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है, टोटल एसेट्स, एक्सटर्नल लायबिलिटी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज नेट प्रॉफिट। तो हम लोग पढ़े थे यहां पे, निकालेंगे कैसे, एवरेज नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इस एवरेज नेट प्रॉफिट को इस रेट ऑफ रिटर्न से क्या करोगे, इंटू 100 बाई रेट ऑफ रिटर्न, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करो, माइनस किससे करोगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, देखो टोटल एसेट्स दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया हुआ, तो एसेट में लायबिलिटी को माइनस करो तो क्या निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी इसका शुरुआत कहां से करोगे, तो 1,00,000 100 बाई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं, 100 बाई 10, ठीक, ठीक है, ये आपका है, वहां 1,00,000 दिया था क्या, हम्म, 10 लाख है क्या, 8 लाख था, अच्छा 10 लाख तो है ही जी, तुम लोग भी गलती बोलते, हाँ गलत है। देखो कुछ पूछना है तो बताओ, इसमें कोई गलती है तो, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस करेंगे, तो क्यों माइनस करोगे, बैलेंस शीट का कंसेप्ट ले लेना। बैलेंस शीट में हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी आप बैलेंस शीट पढ़ोगे तो बैलेंस शीट में असेट्स हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम असेट्स को लायबिलिटी के साथ माइनस कर दे तो असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, कैपिटल। तो असेट को हम लायबिलिटी से माइनस कर दिए तो मेरा ये क्या निकल गया, तो ये मेरा कैपिटल निकल गया। और प्रॉफिट को 100 बाय रेट रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू तुम्हारा निकल, ये तो पूरा सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालने बोला। तो जब हम सुपर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे थोड़ी निकाल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट के बेस पे तो हमको पूरा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ता था। तो हम क्या किए, यहाँ पे पहले पूरा सुपर प्रॉफिट निकाल लिए, फिर तब जाकर के आप इसको रेसिप्रोकल करोगे और फिर जाकर के मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये गुडविल का पुराना वाला मेथड है, एकदम सेम। कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा देखो, ललित परचेज किया तुषार के बिजनेस को, प्रॉफिट दिया हुआ है तुषार के बिजनेस का 3 साल का, 1,40, 1,50, 1,45। इसमें बोला कि इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, आपको बोले थे नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस सीधा सीधा, और एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस ये हमेशा कैसे चलता है, उल्टा। नॉर्मल प्रॉफिट है ना तो जोड़ देना, नॉर्मल लॉस नॉर्मल है तो घटा देना, नॉर्मल के साथ साथ सीधा सीधा। एबनॉर्मल रहे एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल लॉस अगर है तो घटाने के बदले जोड़ देना। एबनॉर्मल प्रॉफिट है ना तो प्लस करने के बदले उल्टा माइनस, प्रॉफिट है तो घटा दो, लॉस है तो जोड़ दो, लेकिन किसमें, एबनॉर्मल वाले में। तो एबनॉर्मल में उल्टा, नॉर्मल में सीधा सीधा। अब यहां आपको क्या बोला, एबनॉर्मल गेन है ना, तो जोड़ना नहीं, क्या करोगे, तो इससे इसको माइनस करोगे तो जो आएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। बोरा एबनॉर्मल लॉस है ना तो प्लस, बोरा इंश्योरेंस नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, तो नॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसमें से इसको माइनस करने के बाद, इसमें से इसको प्लस करने के बाद, और इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो आएगा वही आपका 12, 13, 14 का प्रॉफिट होगा। अब इसको डिवाइड किससे करोगे, 3 से, तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ था इसमें, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल निकल जाएगा। तो वही चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया गया है ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें इसको प्लस कर दिया, इसमें इसको माइनस कर दिया,
तो ये निकल गया मेरा टोटल प्रॉफिट। इसको डिवाइड कर लिया तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, और इसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो गुडविल निकल गया।